नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे बीच हैं मध्य प्रदेश के जाबाज पुलिस अफसर पवन जैन। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन जैन इस महीने रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने अपनी ये इनिंग बहुत ही शानदार तरीके से खेली है। आज हम कई विषयों पर उनसे बात करेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल यह है, पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि पहली जो इनिंग है आपकी, जो शासकीय सेवा की इनिंग है, ये पूरी हो रही है, सेकंड इनिंग क्या होगी? देखिए रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो कुछ भी मैं चाहता था जिंदगी में वो मैंने पाया है। और जिस तरह के मैंने कल्पना की थी जब मैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में था कि मैं ऐसा कुछ जरूर करूं जो पुलिस की एक जो इमेज है उसको बदलने का प्रयास करूं। मुझे एहसास था कि पुलिस की जो छवि है वो आम आदमी के मनोमस्तिष्क में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। लेकिन आज मुझे संतुष्टि है कि मैं जहां भी रहा, मेरी शुरुआत वित्सा एसपी से हुई, उसके बाद मैं खरगोन में रहा, सरगुजा में रहा, सीहोर में रहा, मुरैना में रहा, फिर मैं डीआईजी रहा, फिर मैं आईजी उज्जैन रहा। मैंने भरसक कोशिश ये की कि मैं पुलिस की छवि को बदलने की कोशिश करूं। फिर मैंने एडीजी प्लानिंग के रूप में एक लंबे समय तक, आई थिंक पुलिस मुख्यालय का एक रिकॉर्ड होगा कि मैं 7.5 साल तक वहां रहा। तो पुलिस की योजनाओं को लेके, पुलिस की व्यवस्थाओं को लेके, पुलिस के बजट को लेके एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन उस दौर में हुआ। और मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं शायद वो सब कुछ कर पाया जो मैंने मन में सोचा था। सब कुछ तो दुनिया में किसी को नहीं मिलता, लेकिन मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं ईश्वर का और अपने परिवार का और अपने पुलिस परिवार का बहुत शुक्रगुजार। पवन जी, 36 साल का लंबा आपने तमाम सारे सपने देखे होंगे कि मैं ये करूं, वो करूं, मैं पुलिस विभाग के लिए क्या ना कर जाऊं। मैंने तो आपको देश विदेश में कविताएं गाते हुए देखा है पुलिस की छवि करने के लिए। कौन से हसरतें हैं जो आपकी अधूरी रह गई हैं और समय मिलता तो आप उन्हें पूरी करना चाहते हैं? देखिए रविंद्र जी, मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने हमेशा एक ही हसरत की, मैं पुलिस की पीड़ा को पूरी दुनिया में गाता हूं। मैं एक ही कामना, एक ही प्रार्थना भगवान से करना चाहता हूं कि मेरे जीते जी हिंदुस्तान में ऐसे भी दिन आए कि होली, दिवाली, ईद, वैसाखी पुलिस वाले भी अपने परिवार के साथ मनाएं। ये मेरी हसरत है, ये मेरी कामना है और मुझे उम्मीद है कि मेरे जीते जी पूरी अवश्य होगी। पवन जी, मैंने सुना है कि आपने उस समय यूपीपीएससी की परीक्षा हिंदी में लिखी थी जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था, आज से 36 साल पहले। वो कैसे किया आपने? रविंद्र जी, आप जो कह रहे हैं वो इस तरह है कि किसी विज्ञान के विषय को लोग हिंदी माध्यम में नहीं लिखते थे, हिंदी साहित्य को या कला के विषयों को लिखते थे। मैं पहला विद्यार्थी था कि मैंने भौतिक शास्त्र जैसे विशुद्ध विज्ञान के विषय को 1986 के सिविल सेवा के परीक्षा में हिंदी माध्यम से लिखा। उस वक्त आपको मानक शब्दावली विज्ञान की प्रयोग करनी होती थी और वो उस दौर में बहुत ही कठिन काम था। और मैंने हिंदी माँ का मैं वो बेटा हूं जिसको अभिमान है कि मैंने वो परंपरा नई शुरू की। मैं भारतीय पुलिस सेवा का पहला अधिकारी बना जिसने किसी विज्ञान के विषय को हिंदी माध्यम में लिखकर चयनित हो। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पवन जैन एक ऐसी शख्सियत है, मध्य प्रदेश पुलिस की ऐसी एसेट है जिनकी पहचान केवल खाकी के रूप में नहीं है, उनकी एक राष्ट्रीय कवि के रूप में पहचान है, एक राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उनकी पहचान है, एक साहित्यकार के रूप में उनकी पहचान है, उनकी पहचान एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में है। इतनी सारी पहचानों को लेकर आप हमेशा काम करते रहे हैं। आपको सबसे अच्छी पहचान कौन लगती है? और इन तमाम सारी जो आपका एक जो खासियत है, आपकी जो पहचान है, आप किस तरह से इसमें सामंजस्य बिठाते हैं? मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि मैं पुलिस अधिकारी के रूप में जहां भी रहा, मैंने हमेशा ये कहा है कि पुलिस अधिकारी से ज्यादा पहचान मेरी एक कवि की रही है। मैंने दर्जनों बार लाल किले के उस ऐतिहासिक मंच से कविता पढ़ी है जहां पढ़ना किसी कवि के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि उससे भी बड़ा पुण्य का काम मानता हूं कि अगर आप किसी भी आंख का एक आंसू कम कर सकें। मैं हमेशा कहता हूं कि मानव सेवा से बड़ा कार्य कोई भी नहीं है। मैं पुलिस अधिकारी के रूप में रहूं या कवि के रूप में रहूं, मानव सेवा मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य रहता है। एक रोज किसी गूंगे से बातें करके देखो, एक रोज किसी अंधे के सपने बुनकर देखो, मिल जाएगा अर्थ तुम्हें जीवन का, एक रोज किसी का दर्द मिटाकर देखो। तो मैं मानता हूं कि मैं पुलिस अधिकारी हूं या कवि हूं, अगर मेरे अंदर का इंसान जिंदा है
तो मेरी सार्थकता है। पवन जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप अपनी वो कविता भी सुनाए जिसमें आपका दर्द है कि पुलिस थाने में ताला कभी देखा नहीं, पुलिस वाले को कभी छुट्टी लेके देखा नहीं, एकमात्र ऐसा स्थान है थाना जहां कभी ताला नहीं लगता। एक कविता है आपकी, बहुत ही लोकप्रिय कविता है, वो सभी लोग सुनना चाहते हैं, कृपया वो कविता को जरूर सुनाएं आप। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में आतंकवाद कब मिटेगा, नक्सलवाद कब थमेगा, इस सवाल का जवाब सिपाही नहीं जानता, पर मादरे वतन पर जान देना जानता है। हमला चाहे देश की संसद पर हो या आस्था के अक्षरधाम पर हो, कश्मीर की विधानसभा पर हो या फिर मुंबई के दिल पर, कोई हेमंत करकरे, कोई तुकाराम ओमले, कोई मोहनचंद शर्मा, कोई कमलेश कुमारी, कोई जियाउल हक आते हैं और लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे पहले अपना शीश दान करने जाते हैं। इन पुलिस वालों की भी कोई अंतिम इच्छा होती है। पिछले 50 साल में 35,000 पुलिस के लोगों ने खाकी की वर्दी को इस वतन के लिए खाक किया है। मैं उन्हें अंतिम प्रणाम करते हुए उनकी अंतिम इच्छा निवेदित करना चाहता हूं। आतंकवादियों की गोली से मारे गए वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया, मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जहां पूरे साल 24 घंटे मैंने कभी ताला लटका नहीं पाया। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली तो मैंने भी मना ली दिवाली। बहुत बढ़िया। रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आंखों में नींद डुबोली। धूप सर्दी या बारिश न कर पाए मेरे जोश को ठंडा, मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। बहुत बढ़िया। पवन जी, मैं एक जानकारी और कहता हूं, मतलब सारे दर्शकों की ओर से एक सवाल है। ऐसा माहौल इस समय है कि पुलिस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय जैसे बन गए हैं, और मुझे, चूंकि मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी था, मुझे पता है कि आपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से नियम दिया था कि भ्रष्टाचार का 2 नंबर का 1 पैसा भी आपकी चौखट के अंदर ना आए। एक संकल्पित हुए थे आप। कैसे संभव होता है पुलिस में रहकर करप्शन से दूर रहना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, इस माहौल में कैसे संभव हुआ? देखिए, मैं आचार्य विद्यासागर जी का अनन्य भक्त हूं। वो पूरी जैन परंपरा के नहीं, इस पूरे दौर में जीवित भगवान का स्वरूप है। और जब भोपाल में आए थे और मैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के रूप में 5 के जिले में पदस्थ था, तो मैंने उनसे संकल्प लिया था कि मैं आजीवन ईमानदारी और मानव सेवा का व्रत मैंने उनको आहार देते वक्त लिया था। और मैं ये पूरे गर्व और फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पूरे 36 साल की सेवा में उसको पूरी स्वाभिमान के साथ निभाया है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा कठिन है, लेकिन ईमानदारी एक ऐसी विषय है जिसको आप किसी पर थोप नहीं सकते। मैंने एक बार आदरणीय चमनलाल साहब के साथ मसूरी में ड्यूटी की थी उनके लियाजन ऑफिसर के रूप में। तब उन्होंने यही कहा था कि ईमानदारी आपका संकल्प है, अगर आप विभाग में ईमानदार रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन आप दूसरों से अपेक्षा करें कि वो ईमानदार रहें, वो जरूरी नहीं है। तो मैंने हमेशा संकल्प इस रूप में लिया कि मैं जिस रूप में भी रहूंगा, मैं अपने आचरण में, अपने कर्तव्य में पूरी ईमानदारी का पालन करूंगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि पुलिस विभाग, क्योंकि उसका पब्लिक के साथ बहुत आमना सामना होता है और उस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो लोग थाने में जाते हैं उनका नजरिया पुलिस के बारे में उतना खराब नहीं है, बल्कि उनका ज्यादा खराब है जो कभी थाने में नहीं गए। पहले की तुलना में अब डायल 100 के बाद आप सीधे रिपोर्ट डायल 100 के माध्यम से कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के माध्यम से FIR कर सकते हैं, आप वरिष्ठ अधिकारियों को कॉल कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें सुधरी हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती भी है, रिपोर्ट भी लिखती है, लेकिन निश्चित रूप से अभी पुलिस व्यवस्था में बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। पवन जी, देखिए, भ्रष्टाचार के अलावा पुलिस पर सबसे ज्यादा जो परेशानी का सामना करते हैं वो है राजनीतिक दखलंदाजी का। निश्चित तौर पे आप तमाम सारे जिलों में SP रहे, 5 या 6 जिलों में SP रहे, IG रहे उज्जैन में आप, तो राजनीतिक दबाव भी तमाम रहे होंगे। मैं ऐसा कोई अनुभव आपसे सुनना चाहता हूं कि जो आपके जीवन में सबसे कटु अनुभव रहा हो इस सेवा काल का, जिसे आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसा कोई अनुभव यदि आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें, जब बहुत बड़े राजनीतिक दबाव के बीच में से आपको गुजरना पड़ा हो, लेकिन फिर भी आपने अपने कर्तव्य को ना छोड़ा हो।
देखिए, मैं कह सकता हूं कि मैंने अगर जिंदगी में कोई सबसे अच्छा काम पुलिस की सेवा में किया है तो वो सूदखोरी उन्मूलन अभियान का है। मैं सरगुजा में एसपी था, तब सरगुजा मध्य प्रदेश का ही, छत्तीसगढ़ का नहीं, मध्य प्रदेश का विभाजित का हिस्सा था। वहां पर राजेश बादल जी की टीम आई थी, आज तक में वो थे। उन्होंने एक खबर भी बनाई थी, पासबुक माफिया कानून के शिकंजे में। तो मैं सरगुजा के एक थाने में चिरमिरी में वार्षिक निरीक्षण में गया था। वहां मैंने एक महिला की व्यथा सुनी कि उसके पति ने 5,000 का कर्जा लिया था और साहूकार ने उससे 2.5 लाख की ब्याज वसूल ली है और 60,000 रुपए मांग रहा है। तो मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया था। जी जी। और फिर मैंने पूरे कोयलांचल क्षेत्र में, वहां पे 35 खदानें थी जिसमें 70,000 मजदूर काम करते थे। हमने कई महीनों तक अभियान चलाया। हमने साहूकारों की गिरफ्तारी की। कर्जा एक्ट बहुत लचीला था। हमने एक्सटॉर्शन एक्ट, लूट और SC/ST एक्ट का उपयोग उस नवाचार के रूप में किया। 175 साहूकारों को जेल के पीछे पहुंचाया, वो महीनों तक जेल में रहे। 10,000 मजदूरों को ऋण मुक्त कराया। 20 करोड़ की उनकी पसीने की कमाई साहूकारों की तिजोरी से आजाद करवाई और बदले में वहां के राजनेताओं ने मेरा तबादला करवाया। तो ये मैं मानता हूं कि ये मेरी मेहनत का इनाम है जो कई बार सियासत हमें देती है, पर मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं उसके बाद सीहोर में आया, मैंने वहां फिर सूदखोरी अभियान चलाया। मैं IG उज्जैन रहा, मैंने वहां के सभी जिले थे, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सब में मैंने वो अभियान चलाया। तो मुझे कहीं कोई मलाल नहीं है और मैंने संकल्प लिया, बल्कि सरगुजा में तबादले के बाद मेरा संकल्प और गहरा हुआ। और मैं कह सकता हूं कि सूदखोरी अभियान क्या, उसका एक नतीजा ये था कि तत्कालीन गृह मंत्री चरणदास महंत को विधानसभा के मैं एक विशेष प्रस्ताव पारित करके सरगुजा पुलिस के इस अभियान की मुक्त कंठ से सराहना की थी। और मैं मानता हूं कि उस अभियान के कारण मुझे देश में और पूरे पुलिस के बीच में एक सम्मान का भाव, आपको अवार्ड भी मिले थे कुछ इसको लेके? मुझे एक राष्ट्रीय अवार्ड TP झुनझुनवाला राष्ट्रीय समाज सेवा पुरस्कार दिल्ली में दिया था। आदरणीय तत्कालीन बड़े जो नेता थे माधवराज सिंधिया, उनके मुख्य आतिथ्य में सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर के कविताओं के साथ वो एक महफिल जमी थी। सारे समाज सेवी बुलाए गए थे दिल्ली में 26 जनवरी 1997 को फिक्की ऑडिटोरियम में बड़े समूह के बीच में मुझे सम्मानित किया गया था। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं सूदखोरी अभियान के कारण पूरे देश में वो अभियान की चर्चा हुई कि एक बड़े स्तर पर पुलिस ने कार्रवाई की। पवन जी, मैं अब आपकी सेकंड इनिंग के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक अंतिम सवाल यह है कि जब आप 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं, आपके आने वाले जो नए IPS अधिकारी है, युवा IPS अधिकारी हैं, उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते कुछ ऐसा मंत्र देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह सफल हो सके? देखिए, मैंने जब पुलिस सेवा में आया था तो मैंने हमेशा एक चीज कही कि हिंदुस्तान में एक कहावत भी है कि ताकतवर मौके पर जीत जाता है और धनवान कचहरी में जीत जाता है, लेकिन जो पीड़ित है, जो मजबूर है, जो पिटता है, वो लुटता है, वो सबसे पहले थाने की ओर दौड़ लगाता है। थाना न्याय का पहला मंदिर है। अगर कोई मजबूर, कोई पीड़ित, कोई लुटा पिटा व्यक्ति अगर थाने की सीढ़ियां चढ़े, चाहे मर्जी से चाहे मजबूरी से, तो वो न्याय के पहले मंदिर से निराश नहीं लौटे। बहुत ही बढ़िया। मैं हमेशा ये कहता रहूं कि पुलिस वही सम्मान के काबिल है जिस वर्दी को देखकर शरीफ चैन से और बदमाश बेचैन रहे। जिस वर्दी को देखकर बदमाश चैन से और शरीफ बेचैन रहे, वो वर्दी सम्मान के काबिल नहीं है। और यही मेरा मूल मंत्र हमेशा अपने साथियों को रहता है। और दूसरी चीज ये है कि पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वो असामाजिक और अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाएगी। तो जो भी हमारे समाज में अवैधानिक असामाजिक गतिविधियां हैं, चाहे वो सट्टे जुए की हों, चाहे अवैध शराब की हों, चाहे मादक द्रव्यों की हों, चाहे किसी भी रूप में हों, अगर हमने असामाजिक गतिविधियों पर, अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया तो वो हमारी सार्थकता है। अगर कहीं भी कोई कार्रवाई पुलिस की मिलीभगत और लापरवाही से होती है तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। यही मेरा युवा साथियों को संदेश है। बहुत ही शानदार और सीधा संदेश आपने आने वाले युवा अधिकारियों को दिया है और निश्चित तौर पर ये उनकी प्रेरणा भी रहेगी। अब मैं ये इंटरव्यू का सेकंड पार्ट चालू कर रहा हूं और वो है आपके सेकंड इनिंग को लेकर। बड़ी चर्चा है पवन जी आपके बैचमेट से लेके और तमाम सारे अधिकारियों में कि पवन जी अपनी नई इनिंग जो शुरू करेंगे रिटायरमेंट के बाद की कुछ अलग हटके होगी। क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए रविंद्र जी, आप मेरे
पिछले 30 साल से मित्र हैं। आप मेरी बहुत सारी बातें अनौपचारिक रूप से जानते हैं। मैंने राजाखेड़ा की सेवा का संकल्प लिया है। राजाखेड़ा मेरी जन्मस्थली है, मध्य प्रदेश मेरी कर्मस्थली है। मध्य प्रदेश के बिल्कुल समीपवर्ती जिले धौलपुर का मेरा कस्बा है, जहां मैं पला बढ़ा हूं। मैंने 25 साल अपने राजाखेड़ा की मानव सेवा के लिए समर्पित किए हैं। मैंने पिताजी के देहावसान के बाद राजाखेड़ा से अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उनकी सारी चल संपत्ति एक सेवा संस्थान को दान में दे दी थी। बहुत बढ़िया। और उसके माध्यम से अभी तक हमने 27 बड़े निःशुल्क शिविर किए हैं, जिसके माध्यम से हमने 10,000 लोगों के पोलियो के, आंखों के और दांतों के ऑपरेशन किए हैं। 12,000 लोगों को निःशुल्क चश्मे दिए हैं जो कि देख नहीं सकते थे दूर का। इसके अलावा हम लोगों ने 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है। राजाखेड़ा मेरे दिल में बसता है, मेरी जन्मस्थली है, मैं पला बढ़ा हूं, मेरे साथी वहां हैं जिन्हें मेरा इंतजार है। तो मेरी यही है दूसरी पारी कि मैं अपने गांव में राजाखेड़ा में जाकर रहूंगा और मानव सेवा के और विस्तार करूंगा। मानव सेवा को हम स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा, विधिक सहायता के क्षेत्र में ले जाएंगे और जन सेवा के क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूं। मैं मानव सेवा का और विस्तार करना चाहता हूं और राजाखेड़ा के माध्यम से मैं जन सेवा में जुड़ना चाहता हूं। चाहे आप ये मान सकते हैं कि मैं एक तरह से राजनीति में जाने का मेरा इच्छा है। अगर वहां जिस पार्टी से मैं टिकट चाहता हूं, अगर मुझे टिकट मिलेगी तो मैं आगामी विधानसभा में राजाखेड़ा से चुनाव लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं राजनीति को एक नया संदेश देने की कोशिश करूंगा। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है हमारे दर्शकों के लिए। आज पवन जैन साहब पहली बार किसी चैनल पर अपने मन की बात उजागर कर रहे हैं कि यदि मौका मिलेगा तो राजनीति के माध्यम से वो अपने जन्म स्थान को चमकाने का काम करेंगे, सेवा का काम करेंगे। यद्यपि सेवा का काम वो लंबे समय से करते रहे हैं, लेकिन राजनीति के माध्यम से करने के लिए उन्होंने आज पहली बार संकेत दिए हैं। चर्चाएं बहुत थी, लेकिन मन की बात आज उन्होंने यहाँ कही है। मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर कही हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।